नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम फेस टू फेस में। और आज हमारे फेस टू फेस के विशेष मेहमान हैं हरिद्वार के नवनिर्वाचित सांसद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। लंबे समय से संसदीय क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के कृषि मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे और अब हरिद्वार जैसी एक विशिष्ट लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं देश की संसद में। हरिद्वार उत्तराखंड की एक बहुत बड़ी लोकसभा है जिसमें कुल 14 विधानसभाएं आती हैं और उसकी विशिष्टता इस मामले में है कि धार्मिक लिहाज से, राजनीतिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है उत्तराखंड के लिए। लेकिन जितनी विशिष्टता इस सीट में है, ये बहुत बड़ी सीट है, बड़ी पॉपुलेशन है, उतनी ही समस्याएं भी यहाँ पे देखी जाती हैं। वीआईपी सीट भी इसे कहते हैं क्योंकि 14 बार इस लोकसभा पे चुनाव हुए हैं, जिसमें लगभग 6 बार बीजेपी इस लोकसभा पे विजयी रही है, 5 बार कांग्रेस ने नेतृत्व किया है। लोकदल और सपा भी एक बार इस सीट पे प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। लेकिन इस सीट की विशेषता ये है कि जो इसकी समस्याएं होती हैं वो राष्ट्रीय स्तर पे उठती हैं, पूरे देश का ध्यान खींचती हैं। तो जाहिर सी बात है, जो यहाँ का सांसद होता है उसके ऊपर जिम्मेदारियों का एक बड़ा बोझ भी होता है। इन जिम्मेदारियों को किस तरह से वो प्रतिनिधि पूरा करता रहा है। यहाँ से रमेश पोखरियाल निशंक मंत्री भी रहे केंद्र में, उसके पहले हरीश रावत भी मंत्री रहे केंद्र में। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत को ये जिम्मेदारी मिली है, तो किस तरह से इस लोकसभा सीट पे विकास का जो राजपथ है वो तैयार करेंगे, उसकी समस्याओं से, चुनौतियों से निपटेंगे, इन सारे मुद्दों पे विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं त्रिवेंद्र रावत जी। आपको सीधे ले चलते हैं त्रिवेंद्र जी के पास। त्रिवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बधाई हो आपको। बहुत धन्यवाद, सबका धन्यवाद। तो जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि उत्तराखंड की एक बड़ी लोकसभा है, बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां भी हैं। आप जब चुनाव लड़ रहे थे तब मेरी बात हुई थी कि क्या समस्याएं आप देखते हैं, तो आपने कहा था कि बहुत सारी समस्याएं हमारे संज्ञान में हैं और निर्वाचित होने के बाद उन सब पे 1 बाय 1 हम काम करेंगे। आपको निर्वाचित हुए भी अब 1 महीना हो रहा है लगभग जी, और बजट सत्र के बाद आप पूरी तरह से हरिद्वार लोकसभा में सक्रिय दिखाई देंगे, ऐसी उम्मीद है। तो कौन कौन सी समस्याएं आपने देखा अभी? देखिए, जो मुख्य जो समस्याएं हैं, एक तो हमारे पास ऑकेजनल होती हैं या दैवी आपदा के कारण समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और एक जिनका एक स्थायी स्वरूप है। जैसे किसानों के लिए भू कटाव की समस्या है, जल भराव की समस्या है, और जो जंगली पशु हैं उनसे होने वाली उनकी खेती को क्षति है। दूसरा, हमारा हरिद्वार है, ऋषिकेश है, ये धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और यहाँ पर लगातार कुछ न कुछ उत्सव होते रहते हैं। गंगा जी के स्नान के लिए तमाम राज्यों की एक परंपरा चल रही है और वो लोग अलग अलग समय पर यहाँ पर आते हैं। अनेक त्योहार होते हैं और उसके कारण काफ़ी भीड़ यहाँ पर एकत्रित होती है। तो वहाँ पर क्राउड का मैनेजमेंट, उनका नियंत्रण, वहाँ की शुद्धता, स्वच्छता और वहाँ का जो धार्मिक स्वरूप है वो स्वरूप बरकरार रहे, ये इस तरह की एक ज़रूरत हरिद्वार जनपद में होती है, ऋषिकेश में होती है। तीसरा जो विषय है वो है जो हमारी बेसिक एजुकेशन है, जो मैंने महसूस किया, यद्यपि आज काफ़ी मजबूत हुई है, शिक्षकों की जो कमी है वो भी काफ़ी हद तक दूर हुई है। शिक्षक पर्याप्त मात्रा में हैं, भवन हैं, और आज जब से इसमें सीबीएसई पैटर्न लागू हुआ, दूसरा जो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, उसके कारण माता पिता को, बच्चों को जहाँ पढ़ने में सुविधा हुई है, माता पिता को पढ़ाने के लिए जो स्कूल की जो सामग्री है वो उनको बहुत अच्छे और हल्के दाम पर, कम दाम पर आज मिल रही है, तो सुविधाएं हुई हैं। लेकिन उन विद्यालयों को अभी और कैसे अपग्रेड किया जा सकता है,
यानी कि वहाँ पर जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, उसको हम कैसे और बहुआयामी बना सकते हैं ताकि बच्चों की जो नींव है, जो स्कूली बच्चे हैं, उनकी नींव मजबूत हो सके। ये कुछ ऐसे विषय हैं जिनको मुझे लगता है कि अभी तक मैंने महसूस किया है कि इन दिशा में काम करने की ज़रूरत है। तीसरी बात है कि रोजगार का विषय है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ पर काफ़ी हुआ है और अभी यहाँ पर पहले जब 2018 में हमने यहाँ पर इन्वेस्टर समिट किया था, अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी यहाँ पर इन्वेस्टर समिट किया है और इच्छुक हैं इंडस्ट्रिस्ट यहाँ पर आने के लिए। तो उसके लिए हमको औद्योगिक भूमि की ज़रूरत होगी है, तो उसके लिए औद्योगिक भूमि उपलब्ध हो, उद्योगों का तमाम जो आश्रम यहाँ पर हैं बड़े बड़े, और जो यहाँ पर तमाम शैक्षिक संस्थान हैं, मेडिकल कॉलेजेज हैं, उनका समाज के लिए किस तरह से उपयोग हो सके, उस पर मेरा फोकस रहेगा। तो आप सुन रहे थे त्रिवेंद्र जी को, वहाँ की समस्याओं के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री के तौर पे जब आप हरिद्वार में काफ़ी सक्रिय रहे, हरिद्वार पर बड़ा ध्यान देते थे जब आप मुख्यमंत्री थे, और हरिद्वार के साथ एक संयोग भी है कि 2009 से लगातार जो मैं देख रहा हूँ कि पूर्व मुख्यमंत्री वहाँ सांसद हो जाते हैं। हरीश रावत रहे 2009 में, फिर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और त्रिवेंद्र जी हैं। हरिद्वार निश्चित रूप से उत्तराखंड की जो राजनीति है उससे थोड़ा वहाँ की राजनीति डिफर भी करती है, अलग भी है, क्योंकि मैदानी इलाका है और वहाँ के लोगों की अपेक्षाएं बहुत बड़ी हैं। और 14 विधानसभाओं की बात करें तो 70% ग्रामीण आबादी उस लोकसभा में है। ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी का जो बेस है वो शहरी मतदाताओं पे ज़्यादा है, लेकिन त्रिवेंद्र जी उन 70% ग्रामीण मतदाताओं वाले लोकसभा से निर्वाचित होकर आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये ग्रामीण लोगों की जो अपेक्षाएं हैं वह भी आपके साथ बहुत जुड़ी हुई हैं। तो इस पर भी आपने, मुझे लगता है, कुछ चिंतन किया होगा। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, जो हरिद्वार जनपद है उसमें काफ़ी बड़ी आबादी हमारी ग्रामीण आबादी है, और देहरादून का जो हमारी 3 विधानसभाएं हैं इसमें शहरी आबादी काफ़ी है, और जो गांव हैं वो भी मैं कह सकता हूं कि वहां पर अच्छे शिक्षित लोग भी रहते हैं, और मोस्टली रिटायर्ड कर्मचारी हैं, सेना के लोग हैं, ऐसे उनकी एक आबादी है, उनकी अच्छी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर रह रहे हैं। और जो ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर खेती का क्षेत्र है वो विशेष रूप से हरिद्वार है हमारा, जहाँ पर बड़ी मात्रा में हमारे किसान हैं जो खेती करते हैं। देहरादून जनपद की जो 3 विधानसभाएं हैं उसमें भी किसान है, लेकिन उनकी संख्या थोड़ा कम है और उन किसानों की जोत भी कम है, और इसलिए किसानों को उनके उत्पाद का अच्छा मूल्य मिले, उसके लिए है ज़रूरी कि वैल्यू एडिशन हो। जो हमारे डेयरी फार्मर हैं उससे बाई प्रोडक्ट हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बना सकते हैं ताकि उनको एक अच्छा मूल्य अपने दुग्ध उत्पादों का मिले। जो हमारे जो गन्ना किसान हैं, मोस्टली जो कैश क्रॉप के रूप में देखा जाए तो गन्ना किसान है। मुख्यमंत्री रहते हुए मैं खांडसारी नीति लाया था ताकि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर खांडसारी उद्योग विकसित हो सके, और उसका परिणाम भी रहा कि हमारे जो गन्ना किसान हैं जो खांडसारी में आए हैं तो उनको गन्ने का अच्छा मूल्य मिल रहा है और तत्काल भी मूल्य उनको मिल जाता है। गन्ना किसानों को समय पर उनके उत्पाद का मूल्य मिले, अच्छा मूल्य मिले, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। और आज हमारे जितने भी गन्ना किसान हैं उनका जो गन्ने का मूल्य है उनको मैं कहूँगा कि त्वरित उनको भुगतान करने की व्यवस्था की गई है। पहले साल भर 2-2 साल किसान परेशान रहते थे, आज वो स्थिति नहीं है, क्योंकि जो भी किसानों को जो भी सब्सिडी देनी है वो बजटरी प्रोविज़न है, तो उससे उनको जो कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, उनको इजीली उनकी जो उत्पाद का जो मूल्य है वो मिल रहा है। फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि उनकी जो उत्पादन की जो लागत है उसको
कैसे कम किया जा सकता है और उनका जो विक्रय मूल्य है उसको कैसे हम वैल्यू एडिशन उसमें करके और किसानों को अच्छा मूल्य उनके उत्पाद का मिले, ये हमारी कोशिश रहेगी। त्रिवेणी जी, 5 विधायक तो कांग्रेस के हैं हरिद्वार जिले में। कहते डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी है, राज्य में भी बीजेपी है, उसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। तो इन 5 विधायकों को भी साथ लेकर के चलना पड़ेगा आपको। तो क्या लगता है, ये एक अवसर है या चुनौती के रूप में देखते हैं? नहीं, कोई ऐसी चुनौती नहीं है, क्योंकि सांसद से बहुत ज़्यादा विधायकों का संबंध नहीं होता, क्योंकि उनका संबंध राज्य सरकार से ज़्यादा होता है। दूसरी बात यह है कि डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए अगर विधायक हमारा सहयोग चाहेंगे तो निश्चित रूप से, क्योंकि अल्टीमेट हमारा जो किसान है, जो वहाँ का मतदाता है, वो संसद का भी मतदाता है, विधानसभा का भी मतदाता है, और वैसे भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है जनप्रतिनिधियों की कि हम सबकी चिंता करें। जितने भी लोग हैं, किसी ने मत दिया या नहीं दिया, वो एक उसका एक व्यक्तिगत उसका अधिकार है, लोकतंत्र ने उनको अधिकार दिया है, हमारे संविधान ने उनको अधिकार दिया है। लेकिन जब हम चुने जाते हैं, जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो फिर उनको सबकी चिंता करनी चाहिए, वही मैं भी करूँगा। त्रिवेणी जी, आजकल सरकार और संगठन बहुत चर्चा में है। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद जो है, अब बीजेपी, कांग्रेस सभी अपने अपने हार की समीक्षा कर रही है। बीजेपी में भी आपके यहाँ भी प्रदेश कार्य समिति हुई है, उत्तर प्रदेश में प्रदेश कार्य समिति हुई, बहुत चर्चा में है। तमाम बड़े नेताओं ने दोनों प्रदेशों के ये कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है। आप उत्तराखंड के ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जितना समय सरकार में काम किया, मुझे लगता है उसके आसपास संगठन में भी आप उतना ही काम कर चुके हैं। तो क्या लगता है, संगठन और सरकार कौन बड़ा है, कौन छोटा है? ये जो चर्चा उठ रही है, ये लोकसभा में जो परिणाम आए हैं, जो आप लोगों के अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं रहे, इसकी वजह से है, और ये चर्चा कहाँ तक जाएगी? नहीं, देखिए, लोकसभा में जहाँ तक अपेक्षा के अनुकूल जो परिणाम है, वो तो उत्तराखंड में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 5 लोकसभा सीटें पहले भी भाजपा के पास थी, आज भी भाजपा के पास है। 2022 से पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में थी। 2022 का चुनाव हो तो उत्तराखंड की सरकार भाजपा के हाथों में है। और जहाँ तक हार जीत का सवाल है, तो भाई तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मैं समझता हूँ कि ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत जैसे विशाल देश में, जहाँ की 140 करोड़ की आबादी है, और वहाँ पर लगातार तीसरी बार सरकार बना पाना, ये तो नेहरू जी के बाद मोदी जी ही कर पाए। और इसलिए एक तरह का भ्रम सा फैलाया जा रहा है, और इस भ्रम से दूर रहना चाहिए। सरकार और संगठन की जहाँ तक बात है, तो भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन आधारित पार्टी है। संगठन का अपना काम है, सरकार का अपना काम है। दोनों के काम बड़े स्पष्ट है कि सरकार को क्या काम करना चाहिए। सरकार किस ढंग से काम करती है, संगठन किस ढंग से काम करता है, और सरकार के कामों की और संगठन के द्वारा उस जनता को उसका लाभ मिले, वो हमारा प्रयास रहता है कि संगठन जब सरकार होती है तो सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ आम जन को या जिनको मिलना चाहिए, उसमें सेतु का काम करता है संगठन। वो सरकार को अपने सुझाव भी देता है, सरकार को अपनी रिपोर्टिंग भी करता है। कहीं पर कोई गलती हो रही तो सरकार के कान खींचने का भी काम संगठन करता है। और इसलिए हमारे यहाँ संगठन को एक विशेष स्थान दिया गया है। सरकार अस्थायी है, संगठन स्थायी है। त्रिवेणी जी, संगठन में बहुत लंबे समय का इनका अनुभव है और कुछ संयोग भी इनके साथ जुड़े हैं। मैं उल्लेख करना चाहूँगा, 2019 में आप उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी थे और 19 का रिजल्ट जो है बहुत अच्छा रहा। फिर आप अभी रिसेंटली उड़ीसा में आपने काम किया, और उड़ीसा में न केवल आपको बहुत अधिक सीटें मिली, बल्कि वहाँ पे विधानसभा में भी आप सरकार बनाने में सफल रहे। शायद पहली बार बीजेपी ने वहाँ। देखिए, ये तो कोई इंसिडेंस है कि जहाँ पर भी संगठन के द्वारा जिम्मेदारी दी गई, झारखंड का भी उल्लेख करना चाहूँगा, वहाँ पर हमेशा सरकार बनी है। 2019 नहीं, 2014 में मैं सह प्रभारी था उत्तर प्रदेश का, और वहाँ पर बम्पर सरकार बनी। उसके बाद
झारखंड का प्रभारी बनाया गया। तो संयोग से और मुझे सौभाग्य मिला, यश मिला कि वहाँ पर भी सरकार बनी। महाराष्ट्र के चुनाव में हम लोग गए तो महाराष्ट्र में सरकार बनी, हरियाणा के चुनाव में गए, हिमाचल के चुनाव में गए, तो सरकारें बनी हैं इसमें। लेकिन ये वहाँ के कार्यकर्ताओं का प्रयास है। हम तो एक संयोग है कि हमको भी उसका थोड़ा बहुत यश ये हमको भी मिला है। उड़ीसा में भी जब मैं अभी गया था, इस बार 1 महीना में 29 दिन लगभग उड़ीसा के चुनाव में मैं रहा, और जो क्षेत्र था वो मयूरभंज का क्षेत्र है, जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी है वहाँ का, और जिसमें विधानसभा की 11 सीटें हैं। बड़ी लोकसभा है, और थोड़ा ट्राइबल एरिया ज़्यादा है, तो वहाँ पर पहुँच और फॉरेस्ट एरिया बहुत अधिक है, तो उसके कारण वहाँ पर काफ़ी समय आना जाना, अपनी बात समझाने में स्वाभाविक रूप से लगता है। थोड़ा भाषाई की भी हल्की फुल्की दिक्कत वहाँ पर है, बात समझते हैं सब लोग, लेकिन अपनी बात हिंदी में नहीं कह पाते हैं। लेकिन सौभाग्य रहा कि वहाँ पर लोकसभा में भी हमको 21 में से 20 सीटें मिली, विधानसभा में भी हमको प्रचंड वहाँ पर बहुमत मिला, और करने वाला तो कोई और है, लेकिन हम लोग भी उसमें एक नाम जुड़ गए। ये सवाल, इसका उल्लेख मैं इसलिए कर रहा त्रिवेदी जी कि जब आप उत्तर प्रदेश में सह प्रभारी थे, बनकर वहाँ पे विजय मिली, 19 में वो चीज़ दोहराई गई। इस बार जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण हुआ, जिस तरह से उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई मूर्ति की, बहुत पूरी दुनिया ने देखा, और किसी को उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी अयोध्या में चुनाव हार जाएगी। तो एक ऑब्जर्वर के तौर, एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के तौर पे अयोध्या की हार को किस तरह से देखते हैं, क्या कारण देखते हैं कि वहाँ पे पार्टी को क्यों हार का सामना करना पड़ा? अब देखिए, मैंने उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा नहीं है, लेकिन इस बार पूरे उत्तर प्रदेश में ही कुछ माहौल ने, ये कहूँगा ट्विस्ट हुआ है माहौल। जो माहौल 1-1.5 महीना पहले था, उसमें इलेक्शन के दौरान अचानक उसमें परिवर्तन हुआ। और परिवर्तन भी क्या हुआ कि तमाम जो विपक्षी दल हैं, उन्होंने एक ऐसा वितंडावाद, संविधान बदला जाएगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो संविधान बदल दिया जाएगा, ये चीज़ ख़त्म कर दी जाएगी, मुसलमानों के साथ ऐसा हो जाएगा, जो हमारी अन्य जो जातियां हैं उनके साथ ऐसा हो जाएगा, एक पूरा सुनियोजित तरीके से एक षड्यंत्र रचा गया। और उसका परिणाम रहा कि हमको उत्तर प्रदेश नहीं को अन्य राज्यों में भी उसका थोड़ा बहुत प्रभाव रहा है, उत्तराखंड में भी उसका प्रभाव रहा है। अगर हम देखें तो उत्तराखंड में भी उसका असर रहा है, लेकिन उसकी जो तीव्रता थी वो पहले फेज के चुनाव के बाद वो बढ़ी, और उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। लेकिन ये भी सच है कि जो दल आज बहुत ज़्यादा खुशी से झूम रहे हैं, जैसे उन्होंने ही सरकार बना दी, अगर वो 14, 19 और 24 का जोड़ लगाएंगे तो तब भी वो भारतीय जनता पार्टी जब कम भी आई है तब भी उतने सीट ला पाने में सफल नहीं हुए हैं। और इसलिए वो अपने आप को कुछ अलग महसूस कर रहे हैं। शायद उनको ये लग रहा है कि जो षड्यंत्र हमने किया उस षड्यंत्र में हम सफल हुए हैं, लेकिन आज जनता ये महसूस कर रही है कि हमको एक भ्रम जाल में फंसाया गया विपक्ष के द्वारा। आने वाला जो चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी फिर प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आएगी। चलिए त्रिवेदी जी, थोड़ा उत्तराखंड की तरफ आते हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का क्या महत्व है, किसी से छिपा नहीं है, और चारधाम यात्रा को लेकर के सरकारें भी चली गई हैं और सरकारें बनी हुई हैं। आपने मुख्यमंत्री रहते एक संस्था बनाई जिसका बहुत विरोध हुआ, लेकिन आपने, मुझे ध्यान है, आपने उसमें कहा था कि एक दिन इस संस्था की जरूरत पड़ेगी, और आज उस संस्था की जरूरत पड़ी है। जिस तरह से क्राउड हो रहा है, जिस तरह से चीज़ें बदल रही है, बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, उसके मैनेजमेंट की ज़रूरत, प्रबंधन की ज़रूरत पड़ रही है। यहाँ की सरकार भी विचार कर रही है। तो क्या लगता है कि आपकी जो संस्था आपने उसमें फॉर्म की थी, उसकी ज़रूरत अब आ गई है? देखिए, कोई भी सरकार है और सरकार जब निर्णय लेती है तो बहुत लंबा सोच कर लेती है कि आने वाले 25 साल में क्या स्थिति होगी, 50 साल में क्या स्थिति होगी।
ये सोच करके कोई बड़े निर्णय लिए जाते हैं। कई बार जनता उस चीज़ को, हम उसको या तो समझा नहीं पाते या जनता उस चीज़ को महसूस नहीं कर पाती है, और जो विपक्ष है उसको तो हर बात का विरोध करना है, उसको कभी अच्छी बात के लिए भी कभी उसको सरकार को अप्रिशिएट नहीं करना है, ये सब जानते हैं। और इसलिए जो निर्णय उस समय लिया गया था चारधाम देवस्थानम बोर्ड का, वो एक लंबी सोच के आधार पर था, क्योंकि दिन प्रतिदिन यात्रा में हमारे जो धार्मिक पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। और उसी के आधार पर हम लोगों ने इसके लिए विचार किया था। हम लोग होम स्टे की पॉलिसी लाए थे कि एकदम बड़े होटल तो खड़े नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो लोग जिनके घर हैं उनके पास 4 रूम अगर फालतू हैं या 4 रूम बना सकते हैं, तो उससे एक तो उनको रोज़गार मिलेगा, दूसरा इनको हम त्वरित तैयार हो सकते हैं, तो जो हमारे पर्यटक आएंगे उनके लिए ठहरने के लिए भी एक व्यवस्था होगी। धार्मिक पर्यटन में सामान्य जो श्रद्धालु हैं वो बहुत खर्चीले नहीं होते, वो श्रद्धा से आते हैं और वो खर्चीले कम होते हैं, और इसलिए उनके लिए इस ढंग से विचार किया गया था। क्राउड मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि त्वरित निर्णय की अगर आवश्यकता है तो त्वरित निर्णय लिए जा सकें। बोर्ड का यही एक बहुत बड़ा महत्व है कि बोर्ड तत्काल निर्णय ले सकता है। शासन में फाइलें घूमती रहती हैं, सेक्शन से लेकर के और सचिव तक आने तक उसको कई बार हाँपने लगते हैं, जिसको कहना चाहिए। लेकिन जब बोर्ड होता है तो बोर्ड में कुछ मेंबर्स होते हैं, वो बैठकर अपना निर्णय स्वयं लेते हैं, उनकी निगाहें भी होती हैं। फिर उसको 12 महीने उसी को लेकर के विचार करना है। उनके पास एक टारगेट है कि भाई हमारे पास श्रद्धालु आते हैं तो उनको हम कैसे बेस्ट मैनेजमेंट उनके लिए हम लोग कर सकते हैं, कैसे उनके लिए हम जो सुविधाएं उनको हम प्रदान कर सकते हैं, ताकि जो हमारे श्रद्धालु हैं वो सुरक्षित आएँ और सुरक्षित अपने घर तक पहुँचें। उसकी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि बोर्ड अच्छी तरह निभा सकता है। फिर जहाँ पर भी बोर्ड बने हैं वहाँ पर आर्थिक जो संसाधन हैं वो भी बढ़े हैं, दानदाताओं ने भी खुलकर दान दिया है, तो उससे जो यात्री सुविधाएं चाहिए वो भी बेहतर होती हैं। एक विवाद आजकल बहुत चर्चा में है, जिस पे राज्य सरकार को भी रोल बैक होना पड़ा। दिल्ली में केदारनाथ धाम करके मंदिर का निर्माण होने जा रहा था, जिसमें मंदिर तो शायद बनेगा लेकिन अब उसमें धाम शब्द नहीं होगा, उसको लेकर के पूरे प्रदेश। हाँ, वो ठीक है। वास्तव में जो धाम शब्द दिया गया वो गलत था, और बाकी उसमें जो ट्रस्टी हैं, जो मेंबर्स हैं, उसमें ये भी था कि उसमें सभी धर्मों के लोग, कोई भी उसमें मेंबर बन सकता है, कोई भी उसमें ट्रस्टी बन सकता है, तमाम तरह की चीज़ें थी जो जिसके कारण ये विवाद खड़ा हुआ है। लेकिन राज्य सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो तो एक दिल्ली का ट्रस्ट है, उत्तराखंड के लोग उसमें, ज़्यादा लोग उसमें उत्तराखंड के लोग हैं, उन्होंने वो ट्रस्ट बनाया। राज्य सरकार तो उन्होंने मुख्यमंत्री को वहाँ पर आमंत्रित किया, मुख्यमंत्री वहाँ पर उनका जो निमंत्रण था उन्होंने सहृदयता से उसको स्वीकार किया, वहाँ पर उपस्थित हुए। लेकिन बात जब अच्छी नहीं लगी पब्लिक को, तो उन्होंने उसके लिए तमाम उन जो ट्रस्टीज हैं उनके बुला करके उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने उसकी स्थिति स्पष्ट की है। पंडा समाज भी उससे संतुष्ट हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक विवाद जो उत्पन्न हो रहा था बहुत जल्दी उसको समाप्त भी कर दिया गया है। आप जब मुख्यमंत्री थे तो राज्य के पर्यावरण को लेकर के भी बहुत सक्रिय रहते थे, और आपने कई सारे इंटरव्यू में आपने बात बताई कि आपके 2 जो है विशेष पसंद के विषय, एक तो रक्तदान और दूसरा पर्यावरण। सरकार, जो भी सरकारें होती हैं, उनकी कोशिश होती है कि राज्य का पर्यटन बढ़े, बड़ी संख्या में लोग आए, और नए नए पर्यटन स्थलों के विकास पर भी सरकार बहुत काम कर रही है। लेकिन जो पर्यावरणविद हैं वो इसके खिलाफ रहते हैं कि इस स्टेट की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, बहुत सारे इको सेंसिटिव जोन हैं, यहाँ पे बड़ी संख्या में जो पर्यटक आएंगे तो यहाँ के भूगोल पे, यहाँ के वातावरण, पर्यावरण पे उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। आप चूंकि हरिद्वार से सांसद निर्वाचित हुए हैं, हरिद्वार में इस तरह की चीज़ों को लेकर बड़े आंदोलन भी हुए हैं। खनन वहाँ का एक बड़ा विषय रहा है, खनन
पिछले दिनों भी बहुत चर्चित रहा है कि खनन जिनको भी परमिशन मिलता है जितने की उससे कहीं अधिक अवैध खनन होता है, जिसका खामियाजा तरह तरह की दुर्घटनाओं के रूप में जनता को भुगतना पड़ता है। तो मेरे दो सवाल है, पहला ये कि पर्यावरण के लिहाज से उत्तराखंड के विकास का मॉडल क्या हो, एक सांसद के नाते आप क्या करना चाहेंगे, और दूसरा हरिद्वार में खनन को लेकर के किस तरह से आप वहाँ पे एक्शन लेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, डेवलपमेंट की दृष्टि से मैंने 4 साल मुख्यमंत्री के नाते मेरी डेवलपमेंट की सोच क्या है उसमें वो परिलक्षित होती है कि हमने जो क्षेत्र हमारे कमज़ोर हैं, जिसके कारण उत्तराखंड राज्य की ज़रूरत महसूस हुई, तो हमारा फोकस उधर रहना चाहिए, यानी कि दूरस्थ की ओर हमारा फोकस रहना चाहिए। हमारी लगभग 650 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं और सीमाएं सेंसिटिव सीमाएं हैं, सामरिक दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए वहाँ पर सरकार का फोकस रहना चाहिए। ये मैं विशेष रूप से मेरे जो डेवलपमेंट का जो मॉडल है उसमें आपने देखा होगा। हमने एक कॉन्सेप्ट उस समय डेवलप किया था कि 13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू डेस्टिनेशन। अंतिम सवाल त्रिवेंद्र जी, चुनाव के ठीक पहले तमाम दलों में भगदड़ की स्थिति मच गई और बहुत सारे लोगों ने दल बदला। आपके अपने दल बीजेपी में भी बहुत सारे कांग्रेस और अलग अलग पार्टियों के लोग आए। आने वाले समय में रिसेंटली जो चुनाव होगा वो नगर निकाय के चुनाव होने हैं और तमाम ऐसे लोग जो उस समय आपकी पार्टी में ज्वाइन किए, यानी कुछ महीनों पहले, अब वो तरह तरह के पदों के दावेदार हैं। तो क्या लगता है जो ये दल बदल का सिलसिला चला, आने वाले समय में जो आपकी अपनी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं उनके हक पे इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? नहीं, देखिए, जिन लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास व्यक्त किया है और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है, कोई भी शर्तों के साथ किसी को भी पार्टी ज्वाइन नहीं कराई गई है। उनसे स्पष्ट कहा गया है कि भाई आप निःशर्त आना चाहिए तो आपका स्वागत है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में और भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है और आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। शर्तों के साथ किसी को भी पार्टी में नहीं लिया गया है, ऐसा मेरी जानकारी में है। बहुत सारे मुद्दों पे आपने हमसे बात की, हमको अपना बहुमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे हरिद्वार के नवनिर्वाचित सांसद, सख्त प्रशासक के तौर पे जिनकी छवि रही है, पुराने पार्लियामेंटेरियन, संसदीय मामलों के जानकार। उन्होंने पूरी अपनी प्लानिंग बताई कि आने वाले समय में जो उनका अपना संसदीय क्षेत्र है उसकी कौन कौन सी समस्याओं को उन्होंने अभी तक ऑब्जर्व किया है, उनको किस तरह से दूर करेंगे और राज्य का विकास, और उस विकास में जो उनकी एक सांसद के तौर पे भूमिका है वो किस लाइन पे चल करके करेंगे, यह भी बात उन्होंने बताई। इसके साथ चारधाम यात्रा के लिए बोर्ड या इस तरह की संस्था की जो जरूरत है उसके बारे में भी उन्होंने बताया, और निश्चित रूप से एक संकेत भी होगा कि आगे चल के उनकी ही सरकार, उनकी पार्टी की ही सरकार है, तो उनके ही सुझाव पे जरूर अमल करेंगे। एक सांसद के तौर पे हरिद्वार को विकसित क्षेत्र बनाना, उसकी चुनौतियों को कम करना, उसके चैलेंजेस को फेस करना, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। अगले सप्ताह मिलेंगे ऐसे ही किसी अन्य शख्सियत के साथ, तब तक आप देखते रहिए फेस टू फेस।